हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आप देख रहे हैं कि हर रोज़ लर्निंग की क्लासेस आपको मिलती हैं, जिन पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। और इसी को लेकर अभी तक देखा जाए तो लर्निंग की जो क्लासेस थी, स्टॉक मार्केट बेसिक लर्निंग की, हमने 4 क्लासेस में हमने जो ज़रूरी पॉइंट था उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हम बहुत सी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, कैसे कोई कंपनी आती है, कौन कौन सी चीज़ें देखना है, अगर एक बिगिनर आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें देखना है, कैसे वो मार्केट से यहाँ पर आपको प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसे पहले होना चाहिए था, उसको हमने बाद में यहाँ पर कवर किया, क्योंकि वहाँ पर हमने जो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस में पैरामीटर के बारे में डिस्कशन किया, टेक्निकल के पैरामीटर के बारे में कैसे इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या चीज़ें देखना होता है, फिबोनाची की क्या वहाँ पर इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। साथ साथ हमने स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन किया। ये क्यों डिस्कशन किया? क्योंकि मार्केट में आपने देखा था कि मार्केट में 9% से ज़्यादा आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के अंदर आपको जो डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है, यानी गिरावट हो रही थी, जिसमें निफ्टी 50 के ही स्टॉकों को देखा जाए तो 20 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां थी जिनमें 10% से ज़्यादा आपको अपना हाई से करेक्शन देखने को मिला था। अब इस करेक्शन को कैसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर कंसीडर करना चाहिए था, इसी वजह से वहाँ पर हमने डिस्कशन किया। अब इस क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफार्म होता है जहाँ पब्लिकली जो लिस्टेड जो कंपनियाँ होती हैं उनके शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं। इसे आप बाजार की तरह ही सोच सकते हैं। जैसे बाजार में क्या होता है कि फलों या अनाज मंडी कहें तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कोई बायर होता है, कोई वहाँ पर सेलर होता है। ये दोनों चीज़ें एक जगह पर मिलती हैं, जिसे ही ऐसा ही सिमिलर शेयर मार्केट भी होता है, जहाँ पर भी आपको वहाँ पर शेयर का बाय और सेल होता है। फ़र्क इतना होता है कि कंपनी के यहाँ पर शेयर बेचे और ख़रीदे जाते हैं। एक शेयर धारक यहाँ पर क्या करता है कि एक उस कंपनी का अगर छोटी सी भी हिस्सेदारी रखती है तो वो उस हिस्से को यहाँ पर बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, वो डिसीजन ले सकता है। अब इनके चीज़ों में एक चीज़ होती है कि यहाँ पर ये सब कुछ पूरी गतिविधि होने के लिए इतनी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है। जैसे एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, रेगुलेटरी की यहाँ पर होती है, पार्टिसिपेंट जैसे बायर और सेलर होते हैं। पार्टिसिपेंट्स के अंदर ये चीज़ें आपको रिटेल इन्वेस्टर देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनमें आप म्यूचुअल फंड, FIIs, DIIs, ये आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल के तौर पर बाय और सेल करते हैं। ट्रेडर भी होते हैं कि जो क्विक से हो सकता है कि घंटे 2 घंटे या 20 मिनट या 5 मिनट के ही अंदर किसी स्टॉक में बाय और सेल करते हैं, उस फ्लैक्चुएशन का लाभ उठा के वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इन सभी को यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जिन्हें ये ऑर्डर जिनके बिहाफ पर ये करवाते हैं, वो ब्रोकर होते हैं। फिर एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर मार्केट मेकर होते हैं, जो मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। F&O के अंदर इनका मेन रोल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं, कुछ ऐसे जहाँ पर लोग बाय और सेल करने के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑर्डर लगाता है तो उनका ये मार्केट मेकर का ही काम होता है। तो सबसे ज़्यादा अहम रोल मार्केट मेकर का होता है। इसके बारे में जब हम F&O के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज यहाँ पर हम एक पार्टिसिपेंट के तौर पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर एक्सचेंज में आप NSE और BSE, जैसे इंडिया के अंदर 2 एक्सचेंज हैं। एक NSE हो सकता है कि कोई कंपनी NSE के अंदर लिस्टेड देखने को मिले, दूसरी हो सकता है कि BSE के अंदर ना लिस्टेड हो सकता है कि दोनों जगह ये लिस्टेड हो। तो यहाँ पर ये होता है, और इन सभी को एक रेगुलेटर करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जिसे बोला जाता है सेबी। और सेबी के बाद एक अंदर और एक चीज़ होती है कि जो किसी शेयरों को आपके बिहाफ पर जो क्रेडिट करवाती है, यहाँ पर किसी जो शेयर होते हैं उनको, तो उनका एक काम होता है NSDL, CDSL। ये चीज़ें मिलकर शेयर मार्केट ये पूरा बनता है। अब ऐसे आपको कैसे क्या क्या चीज़ें देखना है कि सबसे पहले बहुत से लोगों को यहाँ पर ये डाउट हो सकता है कि कोई कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है। कंपनी का शेयर का अगर बेचने की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसको पब्लिक से फंड जुटाना होता है, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। और इस बिजनेस का नए प्रोजेक्ट, विस्तार और भी चीज़ों में अगर इसको ग्रो करना होता है तो इसके लिए ही वो अपने शेयर बेचती है, कुछ हिस्सा बेचती है। जैसे ये हिस्सा हो गया शेयर, और यहाँ पर स्टॉक एक ही चीज़ होता है। ये हिस्सा ये पूरी कंपनी है। अगर कंपनी अपना कुछ हिस्सा बेचेगी और उसके बदले में क्या मिलेगा, यहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर जिसके बदले में कुछ खरीदारी करते हैं, यहाँ पर इस असेट का एलोकेशन, ये असेट मिलेगा। और इस असेट का यहाँ पर यूज कहाँ करेगा, नए प्रोजेक्ट के विस्तार में, रिसर्च के क्षेत्र में, और कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर लोग आते हैं, और यहाँ पर निवेशक को किसी कंपनी में अगर ग्रोथ होती है, मानकर चलिए ये कंपनी ग्रो होगी तो निवेशकों को उनको लाभ होगा।
अगर उसने कोई शेयर है 10 रुपए का खरीदा है, ऐसे में 10 रुपए का शेयर खरीदा है, अगर कंपनी ग्रो होगी हो सकता है कि ये 15 रुपए पर पहुंच जाए। अब यहाँ पर 15 रुपए पर जाएगा तो यहाँ पर इससे जो निवेशक होगा उसको लाभ उठाने का मौका मिलेगा। साथ साथ ये कंपनी अगर क्वार्टरली ईयरली अपने कोर बिजनेस में 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे ग्रो, यानी मान कर चलिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, अपने बिजनेस को ग्रो करती है, तो इस बिजनेस को कहीं ना कहीं एक हिस्सा हो सकता है कि डिविडेंड के रूप में यहाँ पर अपने शेयर होल्डरों को दे। तो इस तरह से यहाँ पर दो तरीके होते हैं जिससे कोई कंपनी यहाँ पर मुनाफा कमाती है, लोग यहाँ पर, जिससे यहाँ के इन्वेस्टर लोग यहाँ पर मुनाफा कमाते हैं। अब बात करें कि कोई कंपनी है वो फंड क्यों रेज करती है। फंड को रेज करने का दो तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, हो सकता है कि कोई कंपनी किसी लोग से, किसी या बैंक से जाकर डायरेक्ट अप्रोच करे, वहाँ उसके बदले में उसको ब्याज दे, तो एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, वहाँ से फंड रेज कर सकती है। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो अपने जो शेयर हैं उनको कुछ हिस्सा बेच दे और उसको बेचने के बाद उस फंड का यूटिलाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में कर सकती है। शुरुआत में देखा जाए तो ये कंपनी किस तरह से शेयर बेच सकती है, आईपीओ के माध्यम से नई लिस्टिंग कराए अपनी कंपनी की स्टॉक मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे। दूसरा या पीओ के माध्यम से। तीसरा तरीका होता है राइट इशू। इनके बारे में हम डिटेल में जब अगली क्लास आएगी, आईपीओ का क्या होता है या पीओ क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बेसिक में आपको ये समझना होगा कि किन माध्यम से कोई कंपनी यहाँ पर फंड रेज कर सकती है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 3 तरीके होते हैं कि स्टॉक मार्केट के माध्यम से कोई कंपनी फंड रेज करती है और उसका यूटिलाइजेशन अपने कोर बिजनेस को एक्सपेंड करने में करती है। अब बात करते हैं अब जो आपने देखा कि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आपने देखा कि रेगुलेटरी बॉडीज, जो एक्सचेंज हो गया, पार्टिसिपेंट हो गया, और ये सभी चीज़ें मिलने के बाद उसका उद्देश्य जान गए। अब ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है। शेयर मार्केट एक ही तरह से यहाँ पर काम करता है कि शेयर मार्केट में जब कीमतें, यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई से चलती हैं। कोई स्टॉक का प्राइस कोई लोग बाय करेगा तो यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाय करने पर यहाँ पर जब डिमांड इंक्रीज हो तो ऐसे में डिमांड इंक्रीज होने से इसका प्राइस क्या होगा कि उस कंपनी का प्राइस ये अपसाइड जाएगा। दूसरा हो सकता है कि अगर यहाँ पर डिमांड कम हो और यहाँ पर या कहें कि सप्लाई लोग यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा करें तो ऐसे में प्राइस नीचे जाएगा। तो ये दो ही चीज़ों से ये शेयर मार्केट चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, मानकर चलिए कि यहाँ पर कोई कंपनी है रिलायंस का, अब रिलायंस का कंपनी को अगर यहाँ पर बायर लोग ज़्यादा हैं तो बायर लोग मानकर चलिए ज़्यादा है तो इसका प्राइस अप जाएगा, और बायर लोग अगर कम हैं, सेलर लोग ज़्यादा हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। तो दो ही तरीका इस तरह से ही काम करता है। और तीसरा कि जब ऐसे में हमें लोगों को कोई कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, यहाँ पर हमें डिसीजन लेना होता है, तो उसके बिहार पर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अभी हमने इसकी शुरुआत में ही हमने कहा था कि यहाँ दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मानकर चलिए कि आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, आपने 10 रुपये प्रति शेयर आपने बाय किया था। अब ये 1 साल या कहें 6 महीने तक ये प्राइस ऊपर जाने लगा और ऊपर जाने के बाद 115 रुपये पर पहुंच गया। अब 15 रुपये पर पहुंचेगा यानी आपका इन्वेस्टमेंट 15,000 होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 रुपये, वो 15,000 हो गया। वो क्या हुआ, कैपिटल का अप्रिसिएशन। दूसरा क्या तरीका होता है, डिविडेंड के माध्यम से भी आप किसी कंपनी में यहाँ पर आप लाभ कमा सकते हैं। और डिविडेंड के बारे में हमने जब स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस में बताया था कि डिविडेंड को किस तरह से कंसीडर करते हैं, किस अप्रोच से कंसीडर करते हैं, क्या कारण होता है, तो उसके बारे में हमने अभी जब हमने पहली क्लास में जब हमने ब्रीफ में जब बताया था उसके बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन यहाँ पर एक तरीका आप फिर एक बार डिस्कशन करते हैं कि कोई कंपनियाँ हैं अपने कोर बिजनेस में मुनाफा करती है। मानकर चलिए कि 10 करोड़ का मुनाफा किया। अब 10 करोड़ का मुनाफा किया, अब उसे लगता है कि हमारा ये मुनाफा है, हम इसको 2 करोड़ रुपए अपने शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है जो उनको हम इसे डिविडेंड के रूप में देंगे। हो सकता है 2 रुपये 3 रुपये ये डिविडेंड देखने को मिले। तो इस तरह से ये अपने शेयर होल्डरों को मुनाफे के तौर पर ये डिविडेंड देती है। तो ये दो ही तरीके होते हैं कि किसी को भी स्टॉक मार्केट के माध्यम से, ये दो ही तरीके से आप यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं, यहाँ से आप लाभ कमा सकते हैं। अब बात करें कि एक बिगिनर को यहाँ पर स्टॉक मार्केट में
कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस वजह से किसी स्टॉक को बाय करना चाहिए, शेयर मार्केट में अगर इन्वॉल्वमेंट करना है तो क्या क्या चीज़ें देखना है। सबसे पहले आपको क्या चीज़ें हैं कि किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो बेसिकली जो शुरुआत तरीका होता है उसमें आपको क्या देखना है, रिसर्च करना है। जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल, मुनाफा कैसे स्टेबल हो रहा है, क्या कंपनी क्वार्टर और ईयर बेसिस पर लगातार ग्रो कर रही है, और उसके साथ साथ आपको ग्रोथ पोटेंशियल देखना है, और अगर उस कंपनी का ऑलरेडी कोई कंपटीटर है उससे कितना बेटर कर पा रही है। तो ये चीज़ें आपको देखना होता है, पहला चरण होता है। फिर आपने ये इस कंपनी को आपने डिसीजन कर लिया, और इसी के बारे में तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस में भी बताया था कि स्टॉक में 4-5 चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं। जैसे स्टॉक वैल्यूएशन फंडामेंटल एनालिसिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो उस पार्ट में हमने बताया था कि किसी स्टॉक को किस बेसिस पर कंसीडर करते हैं, तो वही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब किसी कंपनी को अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा ही लॉन्ग टर्म में सोचें। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि किसी वीक के अंदर स्टॉक में 2% 3% का करेक्शन देखने को मिले, महीने के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर आपको कमी रिटर्न्स देखने को मिले, लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम में, यानी कहें 1 साल या 2 साल अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ग्रो होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा ही आप किसी भी कंपनी में इन्वॉल्व हो तो हमेशा ही लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ यहाँ पर कंटिन्यू करें। और तीसरा तरीका क्या है कि एक पॉइंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करना है। एक ही शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक ही इंडस्ट्री में यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इंडस्ट्री वाइज हर इंडस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये चीज़ें बेसिकली चीज़ें होती हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि अभी आपको जो मार्केट में 9% की जो गिरावट देखने को मिली है, इस गिरावट में कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसमें हो सकता है कि 2% गिरावट हो। अगर आपने मानकर चलिए कि आईटी सेक्टर में ही पैसा पूरा लगा दिया, अब आईटी सेक्टर में कोई करेक्शन आया तो हो सकता है कि वहाँ पर 10% का लॉस हो जाए। तो इसी वजह से हमेशा ही डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर करें। और चौथी चीज़ क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट अपना डिसीजन लेते हैं वो किस बेसिस पर लेते हैं, वो अपडेट की वजह से। कोई हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसका इम्पैक्ट मार्केट में बैड असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमेशा ही मार्केट से अपडेटेड जो खबरें आती हैं उनको आप हमेशा ही आप उनसे अवेयर रहें और उनके बारे में हमेशा ही जानते रहें। फिर दूसरी चीज़, कंपनी की जो खबरें आती हैं, जैसे कोई कंपनी ने कोई मैनेजमेंट में चेंजमेंट को लेकर कोई निर्णय लिया, तो उससे कहीं ना कहीं कंपनी के जो स्टॉक के प्राइस में आपको चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। प्राइस हो सकता है कि नीचे चले जाए। तो इससे अपडेटेड जो कंपनी से रिलेटेड जैसे क्वार्टरली रिजल्ट हो गया या कोई मीटिंग को लेकर कोई, या कहें कोई चेंजमेंट को लेकर कोई अपडेट आती है, तो उन पर आपको नज़र रखना होगा। और इकोनॉमी से रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं खबरों को आपको रूबरू रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेकर कोई फेड रेट में कोई चेंजमेंट आ गया अमेरिकन मार्केट में, ऐसे इंडियन आरबीआई पॉलिसी कोई लेकर आ गई, तो उनसे भी आपको अपडेटेड रहना है। तो यही चीज़ें होती हैं कि 4-5 चीज़ें जब आप किसी भी स्टॉक में एज ए बिगिनर के तौर पर कंसीडर करना होता है, तो ये 4-5 चीज़ें आपको ज़रूरी देखना चाहिए। अगला का क्या पॉइंट है उसके बारे में आइए देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि यहाँ पर इंडिया के अंदर 2 ही एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। जब स्टॉक का बाय और सेल किया जाता है वहाँ पर एनएसई और बीएसई। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब बुल मार्केट तब होता है कि जब प्राइस की कीमतें लगातार हाई ऑन हाई पर, जैसे आपने देखा था कि सितंबर के महीने में आप देख रहे थे कि निफ्टी हमेशा ही आपको हर रोज़ हाई ऑन हाई पर ट्रेड कर रही थी, ऑल टाइम हाई, और 26,278 तक चली गई थी। तो इसे क्या बोलेंगे, उस समय क्या कहेंगे कि ये उस समय बुल मार्केट था। और अभी देख रहे हैं कि लगातार सपोर्ट क्या हो रहे हैं कि सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं। अब सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं, लगातार सपोर्ट अपने प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे में उसे बोलेंगे बियर मार्केट। तो ये बुल और बियर 2 चीज़ें ही होती हैं। अब इसके वजह से हो सकता है कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मार्केट इंडेक्स क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे थे कि एनएसई और बीएसई में अभी हम आपको बताए थे, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
ये पुराना अपना इंडेक्स है और ये अभी लगभग कहें 2000 के अंदर ही आया था, तो अभी ज़्यादा इसका अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन अभी इम्पोर्टेंस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा NSE यानी निफ्टी 50 इंडेक्स को ही प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा लोग इस पर यहाँ पर ट्रस्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 में ये देखा जाए तो ये एक इंडेक्स है, ऐसे ही निफ्टी 50, निफ्टी 100 है, ऐसे निफ्टी 500 है, ऐसी आपको इंडेक्स निफ्टी 150 ये देखने को मिलेगी। अब ये जो इंडेक्स होंगी ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली निफ्टी 50 इंडेक्स है। अब ये निफ्टी 50 में कोई स्टॉक है, उसमें वो स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं जिनकी पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जो आने वाले समय में भी कैपेबल है कि अच्छे लोगों को रिटर्न्स दे, उसकी डिविडेंड अच्छी हिस्ट्री रही हो। तो इस वजह से कोई कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स में डाली जाती है, और कोई कंपनी अगर निफ्टी 100 को अगर बीट करके जब ऊपर जाती है तो नेक्स्ट निफ्टी 50 में जाएगी, ऐसे निफ्टी 500 में। तो इस तरह से धीरे धीरे कोई कंपनी ऊपर नीचे होती रहती है। और ये कंपनी अगर अच्छा नहीं करती है, अगर मानकर चलिए कि अभी हम बात कर रहे थे कि 9% का करेक्शन, तो 9% का करेक्शन निफ्टी 50 इंडेक्स में आया, तो ये हो सकता है कि अगली निफ्टी जो नेक्स्ट निफ्टी 50 में हो सकता है कि 10% का करेक्शन हो, या हो सकता है निफ्टी 500 में 15% का करेक्शन हो। तो मेनली देखा जाता है कि ये रिप्रेजेंटिंग ये इंडेक्स है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर इंडिया में गिरावट कही जाएगी तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स या कहें BSE इंडेक्स, सेंसेक्स जिसे बोला जाता है। सेंसेक्स में यहाँ पर कितनी कंपनियाँ होती हैं? सेंसेक्स में 30 कंपनियाँ होती हैं। इंडिया की टॉप मोस्ट जो कंपनियाँ होती है, इनका हर सेक्टर वाइज होता है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर दोनों इंडेक्स में ज़्यादा है, फिर उसके बाद बैंक, ये दूसरे के बाद IT सेक्टर, इस तरह से FMCG सेक्टर, ऐसे अन्य सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ये सभी सेक्टरों से मिलकर, फार्मा आर्मा, इन चीज़ों से मिलकर ये इंडेक्स बनती हैं। इनका अपना अपना वेटेज होता है। कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है उसे निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी 50 में डाल दिया जाता है, कोई अच्छा नहीं परफॉर्मेंस करता है तो वो निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर चेंजमेंट इन इंडेक्सों में होता है। इन इंडेक्सों से हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि आज मार्केट में, आज बुल मार्केट है, आज बियर मार्केट है, आज यहाँ पर अप ट्रेंड में है, तो अब इस समय बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो मेनली देखकर यही आपको देखना होता है। तो आज हमारी यही कॉन्सेप्ट थी, आज हमारी कोशिश यही थी कि आज आपको बेसिक के बारे में बताया जाए। अगली क्लास में और भी इससे ऐसे ही आपको लर्निंग कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर आपको रूबरू कराया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हर रोज़ आपको मिलती रहेंगी। हमारा प्रयास है कि आप अच्छे से मार्केट के बारे में अवेयर रहें, अच्छे से जानकार रहें और अच्छे से आप पैसे को ग्रो कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।